अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ बातें हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में लोगों के साथ शेयर की जा सकें, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, स्पेशली पढ़ाई के लिए निकलना चाहते हैं, तो उनके हमेशा कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ये उन सवालों का छोटा सा जवाब है जो मैं जल्दी जल्दी देना चाहूँगी। मैंने खुद पाकिस्तान में गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की हुई है। मैंने अपना मास्टर्स कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया से किया हुआ है, बायो इंजीनियरिंग में। और मैंने अपनी PhD जो है वो मलेशिया से की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और मैंने अपना पोस्ट डॉक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से किया हुआ है इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक है जी, मेरा जो सफर है वो काफी ज्यादा स्कॉलरशिप बेस्ड रहा है। मुझे फुलब्राइट से भी ऑफर आई थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि मैं कोरिया में थी और मुझे बोला भी क्या है, लेकिन मैं नहीं जा सकी। मेरा एडवाइस लोगों के लिए, स्पेशली जब वो बाहर जाना चाहते हैं, वो ये है कि जब आप PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं और आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, आपका मेजर क्या होगा। ये चीजें आपको अपने अंडरग्रेड से ही सोचनी शुरू कर देनी चाहिए। अब ऐसा टाइम नहीं रहा कि आपको इन्फॉर्मेशन पे एक्सेस है, तो आपको ये चीज सोचनी है कि यार मैंने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरी क्या स्पेशलाइजेशन होगी। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करनी है तो क्या आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। तो ये चीजें सोचना बहुत जरूरी है। फिर आप उसी के लिहाज से जो उस फील्ड में लोग काम करें उनके बारे में जानना है, उनका काम पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर आप उनकी किसी लैब में जाना चाहते हैं, उनका पेपर रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, स्पेशली अगर कोडिंग का काम है, इस टाइप की चीजें। फिर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको अपने एडमिशन के लिए, स्पेशली अगर अपने मुल्क से बाहर करना, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए। तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है कि आपको लोग जानते हो। पाकिस्तान में शायद ये भी होता है कि लोग अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस खुद लिख लेते हैं, लोग साइन कर देते हैं इंग्लिश से। जो बहरहाल अगर ऐसा नहीं होता और लोग खुद लिख के देते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि वो आपको जानते हैं और आपके बारे में एक अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये बहुत जरूरी है। आप जब अंडरग्रेड में हैं तो अपना टाइम आप हंसी मजाक में ना गुजारें। आप ये जरूर जानें कि अगर आपको कल को उन्हीं लोगों से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए हो सकता है जहाँ पे आप आगे जो है आपने अप्लाई करना होगा अपनी मजीद स्टडीज के लिए। दूसरी बात ये कि जहाँ आप अप्लाई करें उन प्रोफेसर्स को अगर आप रीच आउट करें तो आप उनका कुछ काम पढ़ लें, पहले उस काम को थोड़ा सा समझ लें और उनको रीच आउट करें तो उनसे उसके मुतालिक कुछ बात कीजिए कि मैंने आपका ये काम पढ़ा और ये है और मुझे ये पसंद आया, मैं ये करना चाहता हूँ और उसमें मैं क्या इनपुट दे सकता हूँ। फिर बात ये है कि अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि मैं जो हूँ वो 5 साल तक का या इतने साल तक का PhD करूँगा या ये करूँगा, तो ये बहुत जरूरी है कि आप समझिए कि आप 5 साल वहाँ रहेंगे। ये नहीं कि आप बीच में जाते साथ ही किसी और अपॉर्चुनिटी, किसी जॉब, किसी इस चीज के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। जब कोई प्रोफेसर आपको का एडमिशन लेता है तो वो आपके पैसे पे करता है, स्पेशली अगर आप स्कॉलरशिप पे हैं तो आपके पैसे पे करता है। जिस ग्रांट बॉडी या किसी भी लाइक उनकी गवर्नमेंट अगर वो ग्रांट दे रही होगी तो उस ग्रांट में वो बताते हैं कि हम इस बंदे को इतने पैसे देंगे। ठीक है, उनका भी अभी सिस्टम है जिसमें वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, तो उन्होंने बताना होता है हमने इतने पैसे लिए और हम इस बंदे को दे रहे हैं और ये हमारे लिए इतने साल ये काम करेगा। पहले 2 साल हम इसको ट्रेन करेंगे, ये होगा वो होगा, फिर वो हमें काम करके देगा, फिर हम इतने पेपर्स लिखेंगे। तो अगर आप वहाँ जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस मुल्क से जाके किसी और मुल्क का वीजा लगा लें या इसलिए कि आप उस मुल्क में जाएं पढ़ाई के वीजा पे और फिर आप उसके बाद कोई जॉब ढूंढ लेंगे वहाँ, तो ये आप उनके साथ धोखेबाजी करें, जिसमें हमारे यहाँ माशाल्लाह हमें काफी एक्सपीरियंस है इन कामों में। लेकिन ये काम मत कीजिए, इससे आप तो शायद कामयाब हो जाएंगे लेकिन आपके बाद मजीद कोई और बंदे को वो नहीं लेंगे, वो ब्लैक लिस्ट कर देंगे कि पाकिस्तानी ये कर। फिर वो अपने डिपार्टमेंट में जब भी बैठेंगे किसी और प्रोफेसर के पास है, किसी और डिपार्टमेंट के भी, तो ये बताएंगे कि हमने एक पाकिस्तानी स्टूडेंट लिया था, उसने ये किया और वो अब यहाँ जॉब के लिए चला गया और वो आइंदा किसी पाकिस्तानी को नहीं लेगा और उस डिपार्टमेंट में मजीद लोग भी किसी पाकिस्तानी को नहीं लेंगे। फिर एक और बात यह है कि आप उस जगह अप्लाई करें जहां आपको लगता है कि आप वहाँ के मुताबिक काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोरिया या जापान या चाइना में अप्लाई करते हैं तो वहाँ का वर्क कल्चर हमारे वर्क कल्चर से बहुत डिफरेंट। वहाँ पे जो आवर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत टफ हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप समझिए कि वहाँ पे वर्क कल्चर आपको वैसे ही टफ मिलेगा क्योंकि वहाँ पे वो सब यही कर रहे हैं और वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी यही करेंगे। US के लिए अगर आपने आना है तो आप जानिए कि आपको GRE देनी पड़ेगी, TOEFL देना पड़ेगा। ये एग्जाम्स की तैयारी करना आप अपने अंडरग्रेड से ही शुरू कर दें क्योंकि ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं सीखी तो आपके लिए मुश्किल होंगे। तो ये आपको इस पे काम पहले से ही करना शुरू कर देना चाहिए। एक अच्छे GRE एग्जाम के लिए आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। फिर आपको एडमिशन फी भी पे करनी है, वो जानिए। ये जानिए कि आपका किस टाइप का, आप कितना जानते थे, आप किस टाइप की यूनिवर्सिटी से थे और आप किस टाइप का काम कर सकते हैं। हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए और आपसे फिर काम ना किया जाए और 5 साल बाद 6 साल बाद आपको निकाल दिया जाए। ये भी आपके लिए भी नुकसानदेह है और आपकी
आपकी कंट्री के लिए भी नुकसान दे। तो इन चीजों पे थोड़ा सा होमवर्क करके फिर अप्लाई कीजिए, ठीक है जी। जर्मनी में या कहीं भी आप, जर्मनी में डार्ट है, यूएस में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, इस तरह कोरिया में पहले होता था, अब मुझे मालूम नहीं, कोरिया में शायद 9 जापानीज यूनिवर्सिटीज में आती रहती हैं, यूरोप में एरास्मस मंडे से। जब भी आप काम करें अपनी एप्लीकेशंस पे, उस पे अच्छे तरीके से काम करें पहले से ही, और अंडर ग्रेड में ही शुरू कर दीजिए अपना ये काम। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।